देखो, जो अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमको कुछ चीजें और एक बार देख लेते हैं, तभी हमको प्रैक्टिकल समझ में आएंगे। हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखने पड़ेंगे। तो आपको पता है कैपेसिटी क्या होती है? पता है भाई, जो मैक्सिमम अपनी जो लोड हम उठा सकते हैं या मैक्सिमम अमाउंट दैट समबडी या समथिंग कैन, मतलब समबडी कैन डू, और जो मशीन है वो मैक्सिमम आपको कितना प्रोडक्शन करके दे सकती है, वो अपने कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रही हूँ, मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम जो लोड है। ठीक है, बाय एनी मशीन और बाय एनी वन। ठीक है, ठीक है। और यूटिलाइजेशन क्या होता है? एक वर्ड है हमारा, हमें लिखना है ना? मैं भेज दूंगी, और लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यूटिलाइजेशन का मतलब इट्स इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग और समवन, मतलब ये मैंने इन जनरल लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के अगर लिखते हैं, एक तो कैपेसिटी को अलग लिखा और यूटिलाइजेशन को अलग लिखा, और कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन करना, इसको लिखना चाहे तो इसका क्या डेफिनेशन बन सकता है? इट इज द एक्सटेंट टू विच a firm employs its installed, इंस्टॉल्ड को कई बार हम डिजाइन भी बोलते हैं, इंस्टॉल्ड को हम कई बार डिजाइन भी बोलते हैं, इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब देखो, कैपेसिटी अलग हो गया, यूटिलाइजेशन अलग हो गया। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? किस हद तक, है ना, किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक एक फर्म बोलो या एक कंपनी बोलो या फैक्ट्री बोलो, है ना, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल करी है, उसका किस लिमिट तक, है ना, वो क्या करता है? यूटिलाइजेशन कर लेता है। मतलब दोनों, एक एक हमने कोई चीज इंस्टॉल करी है, इसकी अगर ये 100% कैपेसिटी है, ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि 100% है, तो ये हमने डिजाइन करी है, इस कोई मशीन की कैपेसिटी डिजाइन इतनी है। लेकिन आप उसका, इस मशीन का आप इतना परसेंट भी अगर यूज कर लेते हो, और बाकी जो है अगर आप इसका इतना परसेंट अगर आप छोड़ देते हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब इसको और थोड़ा सा देखते हैं तो समझ में आएगा। तो डिजाइन का मतलब हमने कब फुल डिजाइन या 100%, 100%। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब 100% में से आपने कितना यूज किया है, तो वो कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज किया है। तो जैसे ये पार्ट आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो ये अनयूटिलाइज हो गया। ठीक है, अनयूटिलाइज्ड। और जो यूटिलाइज किया उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलेंगे। इतना तो हमको एक जनरल टर्म्स में हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं कि भाई अपना जो डिजाइंड कैपेसिटी होता है ना, अपना हमने एक वर्ड यहाँ पे काम में लिया, डिजाइन कैपेसिटी, है ना, वो क्या होता है? एक हमारा होता है इफेक्टिव कैपेसिटी, वो क्या होता है? और एक हमारा होता है एक्चुअल कैपेसिटी, तो वो क्या होता है? तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने टाइप्स लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? टाइप्स ऑफ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को लिखना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, वैसे तो हमने थियोरेटिकली पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, राइट, थियोरेटिकली तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन हमको इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स समझने हैं और उसका फॉर्मूला समझना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं, तो ये ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये मोटा मोटा अपना 3 प्रकार का होता है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो अच्छा है, लिख लीजिए। ठीक है, तो पहली तो अपनी कैपेसिटी हो गई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं हमने क्या डिजाइन की थी वही हमने इंस्टॉल, या हमने क्या सोचा था, वो कैपेसिटी जो हमने सोची है या बनाई है या इंस्टॉल करी है या डिजाइन की है, वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, और फिर है अपना नेक्स्ट इफेक्टिव कैपेसिटी, और थर्ड लास्ट है अपना एक्चुअल कैपेसिटी। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लिखना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लिखते हैं तो आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, नहीं तो आपके खुद के मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हो तो गया सॉल्यूशन, लेकिन किस बेस पर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको ना हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मोटा मोटा बोला जाए तो इसका मतलब क्या है?
देखो, इट मीन्स maximum, it means maximum output of a system, maximum output of a system in a given period of time. मतलब अगर हमने पर डे का देखा तो अगर एक मशीन है, एक दिन के अंदर 8 घंटे उसको ऑपरेट करते हो, अगर मान लो वो हजार यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके दे सकती है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं करके दे सकती, तो मैक्सिमम वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम का। मतलब वन डे का देखा, पर डे का देखा, तो हमने कहा ये पर डे का हो गया। तो ये इसके डिजाइन है, मतलब आपने जो कैपेसिटी, आप जो मशीन या कोई इक्विपमेंट जो लेके आए हो, है ना, वो एक दिन में आपको 1000 यूनिट्स तक बना के दे सकती है, तो वो उसका डिजाइंड कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो डिजाइन कैपेसिटी है। ठीक है, अंडर अंडर आइडियल कंडीशन, आइडियली मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, कोई कट ऑफ ना हुआ हो, आइडियल कंडीशन मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन ये बना के दे देगा। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर अदर टर्म्स में भी अगर हम इसको समझें तो ये क्या हो सकता है, इट्स अ मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी which can be achieved by working, अगर हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 24/7। 24/7 मतलब हमने भाई एक पीरियड ऑफ टाइम को अगर हम ऐसे बोल दें कि 24/7 यानी कि 7 दिन तक, एक हफ्ते की बात करें, अगर ये बात कर रहा है तो वीक की बात कर रहा है, अब वीक की बात कर रहा है, एक वीक के अंदर अब पर डे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आपने 7 डेज तक लगातार 24 घंटे मशीन चलाई, तो कितना प्रोडक्शन किया, तो इसको इस टर्म में भी इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है कि भाई आपका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होता है, तो इफेक्टिव कैपेसिटी जो होता है इसका डेफिनेशन है इट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ आउटपुट, लिख लो आउटपुट, दैट कैन बी produced, that can be produced during a period of time, लेकिन इसमें से माइनस, मतलब माइनस करना है क्या, मैं इसको बता देती हूँ, माइनस करना है आपको, जैसे पीरियड और अदर अलाउंसेस। अगर पीरियड की बात करें, कौन से पीरियड, जैसे आपका आइडल टाइम होता है, ठीक है, आपका जो लंच टाइम होता है, ठीक है, या आपका कोई रेस्ट टाइम है जो आइडली सबको प्रोवाइड किया जाता है, जो लंच टाइम है कि भैया हाँ अगर 9 घंटे की शिफ्ट है तो 1 घंटे का ब्रेक है, तो वो तो आइडली होगा ही होगा। तो इसका मतलब आप 24/7 तो आप उस मशीन को रन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने क्या करा, 24/7 का मतलब होता है कि आपने जैसे 24 घंटे मशीन चलाई है, अगर पीरियड ऑफ टाइम ले ले एक दिन में होते हैं 24 घंटे, अगर 24 घंटे लगातार आप उस मशीन को रन करते तो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन आप सोचो आपके यहाँ पे तो 9 आवर्स की शिफ्ट है, ठीक है, तो 9 आवर्स की शिफ्ट में वो कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, और उसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा, अदर जो टाइम होता है, अदर जो अलाउंसेस होता है, मतलब आपका जो एक्चुअल पीरियड है उसमें से कुछ अदर पीरियड्स को माइनस करना पड़ेगा, जो आपके पास में अवेलेबल टाइम होगा, उस अवेलेबल टाइम के अंदर वो कितना प्रोडक्शन फिर भी कर लेगा। तो हम 9 आवर्स की सब फैक्ट्रीज मान लो 9 आवर्स चलती है, तो 9 आवर्स के अंदर 1 घंटा ब्रेक लगा दिया तो 8 आवर्स चलेगा, तो 8 आवर्स तो मशीन चलेगी ही चलेगी। इस 8 आवर्स में आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हो वो आपका इफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब हम क्या ये है, अलाउंसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अलाउंसेस का मतलब जो हम टाइम अलाउ करते हैं, जो टाइम हम अलाउ करते हैं, भाई लंच अच्छा, टाइम अलाउ करते हैं, रेस्ट टाइम अलाउ करते हैं, है ना, और जैसे मशीन को फिट करने का, या जैसे कई बार मशीन को स्टार्ट करने में अगर मान लो 10 मिनट लग जाते हैं, जैसे मान लो हमको क्लास स्टार्ट करने में लैपटॉप को अदर सिस्टम को सेट करना है, तो कम से कम 5 मिनट हमको लग जाते हैं लॉग इन करने के अंदर, सिस्टम को ऑपरेट करने में, तो ये जो है ये टाइम मतलब लगेगा ही लगेगा। तो ये जो टाइम है अलाउंसेस, मतलब ये टाइम के लिए अलाउंसेस बोल रहा है। अगर आपको इसमें समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो यू कैन इरेज दिस, ये हटा दो, ये एक सेकेंड, कुछ हट गया ना शायद, एक सेकेंड, ये ऐसे ये अलाउंसेस समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब ऐसे हटा दो, ऐसे हटा दो और इसको ऐसे समझ लो, पीरियड लाइक, ठीक है,
ठीक है, ऐसा समझ लो। अब एक्चुअल का मतलब क्या निकलेगा, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा amount of output that is produced actually। इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं है, that is produced actually। तो अब क्या करा कि अगर मान लो अगर 1000 घंटे जो है वो आप अगर 1000 मतलब आपका जो 1000 यूनिट्स है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो 24 आवर्स में, तो समझो कि आप पर आवर कितना प्रोड्यूस कर लेते हो, आप 42 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हो। अब अगर आपकी 9 आवर्स की शिफ्ट है तो 9 आवर्स के हिसाब से आपको मतलब एक बार आवर जो है आपको फिर भी कितना प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, 4.62, ठीक है। लेकिन आप 4.62 यूनिट्स बना लेनी चाहिए पर आवर, लेकिन आपने एक्चुअली क्या किया, मान लो लाइट चली गई या मान लो कि आप ना रेस्ट टाइम है आपका जो 1 घंटे का जो ब्रेक टाइम है उसको आप 1.5 घंटे में पूरा करके आए, तो मशीन उतनी ही कम चलेगी। तो आप ना 1 घंटे के अंदर मान लो आपने एक्चुअली 3 यूनिट से प्रोड्यूस की, तो हम ये क्या कह सकते हैं, क्या इसका मतलब क्या निकला कि 1 घंटे में मशीन डिजाइन करी हुई कि 1 घंटे में वो 42 यूनिट्स बना देगी। और हम अगर 9 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं तो फिर 4.6 मतलब ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स बना देगी। लेकिन इधर उधर जो हमारा कुछ अगर लाइट चली गई, जैसे आज लाइट चली गई तो क्लास नहीं हो पाई फॉर एग्जाम्पल, तो इसी तरीके से कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव प्रोडक्शन वो है ना, वो क्या होता है, वो उतना नहीं कर पाए जितना जैसे 5 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप एक्चुअली 3 यूनिट से प्रोड्यूस कर पाए। उसके रीजंस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, लेबर जो है लेबर एब्सेंट हो गया, ठीक है, मतलब पावर कट हो गया, हम ये बोला कि पावर कट हो गया, ठीक है, कोई अदर रीजन की वजह से एक्चुअली हम जो प्रोडक्शन कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाए, तो वो 3 तक ही हमने गेन किया, तो दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी। सर ये मैम ये ब्रेकडाउन के बाद क्या लिखा है? मैंने लिखा ब्रेकडाउन, लेबर एब्सेंट हो गया या पावर कट हो गया, तो इसकी वजह से आप एक्चुअली जो इफेक्टिव प्रोडक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए और उससे भी कम कर पाए, क्योंकि और अदर रीजंस भी हो गए। भाई हमने कुछ रीजंस तो दे दिए कि ये लो तुम्हें अलाउड है ना, तुम इसको ले लो और उसके बाद में तुम प्रोडक्शन कर लेना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं इफेक्टिव, जैसे मान लो दिन में 24 घंटे आप 24 घंटे आप पढ़ोगे, पढ़ सकते हो क्या, आप 24 घंटे होते हैं आपके पास में पढ़ने के लिए, बट एक्चुअली आपने कितने घंटे पढ़े, आप सोचते हैं चलो यार 24 घंटे होते हैं बट मैं 10 आवर्स या 12 आवर्स का तो इफेक्टिव स्टडी कर ही लूंगा, लेकिन कुछ रीजन हो गए, कोई गेस्ट आ गया या फिर से वही लाइट वाइट चली गई, तो आप है ना 7 घंटे ही पढ़ पाए। तो आप इफेक्टिवली पढ़ते तो 12 घंटे, एक लॉन्ग सिटिंग दे देते तो 12 घंटे पढ़ लेते, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हो गए कि नहीं पढ़ पाए, तो 7 घंटे ही पढ़ पाए, ठीक है। तो ये अपना क्या है, डिजाइन, इफेक्टिव और एक्चुअल में डिफरेंस, ठीक है, समझ लिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हाँ टॉपिक मैम। आता है, हाँ अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में जो भी एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, और आपकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी है, मतलब इफेक्टिवली आप कितना प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन आपने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया है इनटू 100, तो वो आपका निकल जाएगा एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब है हाउ टू कैलकुलेट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो यूटिलाइजेशन के लिए फॉर्मूला लिख लो आप लोग, आउटपुट लिख लो, कैपेसिटी लिख लो, चलो अगर आप इसकी जगह अगर आप कैपेसिटी भी लिख देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी लिख लो डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड, जिसका इफेक्टिव कैपेसिटी गिवन होगी क्या क्वेश्चन में? हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको एक्चुअल क्या है, इफेक्टिव क्या है और डिजाइन क्या है, ये क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। यहाँ तक अपने फॉर्मूला लिख लिया, प्लीज ये 2 फॉर्मूलाज लिख लीजिए कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिए और यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। यूटिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपके पास में अगर 24 घंटे अवेलेबल थे और आप उसमें से एक्चुअली कितना प्रोड्यूस कर, मतलब कितने घंटे पढ़े, हमने कहा आप 7 ही भी, जैसे हमने कहा था ना 24 घंटे आप पढ़ सकते थे, पूरे दिन में 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है, तो 12 घंटे, क्योंकि सोना भी तो होता है 10-12 घंटे, तो 12 घंटे तो पढ़ सकते हैं, दिन के 12 घंटे सोना रात के और 12 घंटे जगना, तो 12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नहाना धोना इधर उधर कोचिंग वोचिंग जाना तो आप 7 घंटे ही पढ़ पाए। तो हमने क्या सोचा
कि डिजाइन पूरा दिन कितना डिजाइन है, 24 घंटे का डिजाइन एक डे होता है। और इफेक्टिवली अगर आप यहाँ वहां नहीं जाते हो, सिर्फ बैठ के पढ़ते हो एक जगह लगातार, तो इफेक्टिवली, बट यार खाना पीना भी होता है, सोना होता है, अदर वर्क भी होते हैं, तो एक्चुअली आपने 7 घंटे ही गेन किए। तो यहाँ पे जो आपका जो ऊपर आपने जो लिखा एफिशिएंसी, तो अगर आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट की तो आपने कहा कि भाई 12 घंटे मुझे मिलते हैं एक्चुअली दिन दिन के डे टाइम के, और उसमें से मैंने 7 घंटे ही पढ़ा। लेकिन और इसमें देखें यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा दिन 24 घंटे का है, अब उसमें से आपने 7 घंटे पढ़ा। एक तो होता है कि 12 में से आपने 7 घंटे पढ़ा, और एक होता है 24 में 7 घंटे पढ़ा। तो आपने यूटिलाइज मतलब आपका पूरा डे 24 घंटे का होता है, आपने उसको 7 घंटे एक्चुअली यूज किया। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इफेक्टिवली आपके पास में 12 घंटे थे, लेकिन एक्चुअली आपने 7 घंटे यूज किए। ठीक है जी, आया समझ में? यस। हाँ मैम। ठीक है, आप लिख लेना, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, तो ये दो चीजों में फर्क है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर, वो दोनों ही फॉर्मूले में सेम है। न्यूमरेटर पार्ट जो है दोनों फॉर्मूले में क्या है, सेम है। एफिशिएंसी में इफेक्टिव लिखा हुआ है, और यूटिलाइजेशन में नीचे डिजाइन लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक बहुत सिंपल था। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं लेती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपकी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और एक ट्रक है, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी ट्रक और नॉट। देखो मेरा इतना अच्छा नहीं है, व्हाट क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग। ठीक है, तो मान लो ये आपके ट्रक्स हैं। ठीक है, तो दीज आर ट्रक, या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ये आपका एक ट्रक है। ठीक है, अब एक ट्रक नहीं है वैसे, एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, और इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। ठीक है, या एबीसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। तो हमारे पास में अगर हम कहें कि 50 ट्रक्स जो है टोटल है, और टोटल मतलब हम 50 ट्रक्स पर डे की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे सकते हैं। मतलब एक दिन के अंदर हम 50 ट्रक्स किसी को अगर चाहिए तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं, सामान को भिजवाने के लिए। तो ये तो हो गई मेरी डिजाइंड कैपेसिटी, ये तो हो गई मेरी डिजाइंड कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन मान लो किसी ने मुझे ऑर्डर दिया कि भैया भेज दो ट्रक्स, तो मैं एक्चुअली क्या है 40 ट्रक्स भेज देती हूँ। तो ये मेरी हो गई इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब फिर से समझाती हूँ यहाँ पे कि ना 50 मेरे पास टोटल ट्रक हैं, 50 ट्रक्स मैंने अपनी कंपनी में खरीद रखे हैं। तो ये मैंने अपनी कंपनी में एक तरीके से इंस्टॉल्ड कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, या डिजाइन कर रखे हैं, या तैयार कर रखे हैं। लेकिन है ना एक बारी में मैं 40 ट्रक ही भेज पाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रक्स जब काम करके आते हैं तो उनको बहुत लॉन्ग लॉन्ग रूट्स कवर करने पड़ते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ सर्विस वो हमेशा मांगते हैं। तो ऐसे मान लो कि 10 ट्रक्स जो हमेशा अंडर मेंटेनेंस रहते हैं। तो अगर अंडर मेंटेनेंस रहते हैं तो इफेक्टिवली तो मैं 40 ही दे सकती हूँ, मतलब चाहे मेरे पास 50 हर बार है, लेकिन इफेक्टिवली 40 तो मैं फिर भी आपको दे ही सकती हूँ, समझो। ठीक है, क्योंकि 10 ट्रक हमेशा ही क्या रहते हैं, मेरे मेंटेनेंस में रहते हैं। तो इफेक्टिवली मेरे पास 40 ट्रक्स ही अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? मोटा मोटा 50 ट्रक्स तो मैंने खरीद रखे हैं, लेकिन रूट करके आते हैं इधर उधर पूरा ऑल इंडिया का पूरा डिलीवरी करा के आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चाहिए। तो 10 ट्रक्स हमेशा मेरे, ऑलमोस्ट 10 ट्रक्स जो है वो हमेशा मेंटेनेंस में रहते हैं। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या है, 40 ट्रक्स तो हमेशा फिर भी मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। अब किसी दिन आया मान लो कि रिया आई और बोली कि मुझे ट्रक्स दे दो, मेरे को अपना सामान भिजवाना है, और काफी सारा सामान जो है गेहूं भिजवाना है कर्नाटका, ठीक है, फ्रॉम राजस्थान। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने जब अंदर कांटेक्ट किया अपनी कंपनी में, तो मैंने कहा मेरे आपको टोटल 36 ट्रक्स ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो उसने पूछा क्यों? तो फिर मैंने कहा एक्चुअली मैं आपको 36 ट्रक्स ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसको मैं 36 ट्रक्स को एक्चुअल कैपेसिटी लिखूंगी, क्योंकि जो मेरे 40 ट्रक्स को चलाने के लिए मान लो 40 ड्राइवर चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ कि उसमें से मान लो कि आपके 4 ड्राइवर जो है दे आर ऑन लीव। तो आपके जो 4 ड्राइवर हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट है तो आज ही आपको चाहिए, और आज ही आपने मांगे, तो मैं आपको 4 एब्सेंट है तो मैं आपको फिर वो 4 ड्राइवर की वजह से 4 ट्रक्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही, तो मैं आपको 36 प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने फिर कितना प्रोवाइड किया, समझ में आया आपको? एक एग्जांपल समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा मेरी एफिशिएंसी कितनी निकली, फिर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की एफिशिएंसी निकाल के बताओ। तो हमने कहा ठीक है, एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली मैं 36 ट्रक्स ही प्रोवाइड कर पा रही हूँ, और मेरे पास 40 ट्रक्स हमेशा रहते हैं इनटू 100। तो कितना निकल के आया, 36 डिवाइडेड बाय 40 करूंगी तो कितना निकल के आया, 90% मेरा एफिशिएंसी है। 100% में से 90% एफिशिएंसी मेरे पास मेंटेन्ड है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, यूटिलाइजेशन का मतलब मैंने यूटिलाइज कितना किया। तो आपके पास 50 ट्रक का था आपका कंपनी
अभी के अंदर टोटल कैपेसिटी, लेकिन एक्चुअली फिर 36 दे रहे हो इनटू 100, तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 72। तो यूटिलाइजेशन देखा तो 72% है, क्योंकि यूटिलाइज कितना किया, 50 था और 36 से तो यूटिलाइज कर पाते हो, टोटल में से आपने कितना यूटिलाइज किया, ठीक है, टोटल में से एक्चुअली कितना आप प्रोवाइड कर पाते हो। तो 72% मेरा क्या यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइज कब करते हो, टोटल में से कितना आपके पास में। अब उसमें चाहे वो चाहे अंडर मेंटेनेंस थे चाहे ठीक थे, तो सभी को मिला के 72% यूटिलाइजेशन है। और अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो मतलब है कि 40 ट्रक्स तो ऑलवेज अवेलेबल, बट रीजन कुछ ऐसे और भी अदर क्रिएट हो गए जिसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी 100 की जगह 90 आ रही है। ठीक है, लिख लेना इसको। सॉरी, आया समझ में। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया ना, लिख लिया या रह गए, नहीं लिखा। चलो हो गया, बता देना। आदित्य लिख रहे हो क्या, मोहित लिख रहे हो। हाँ मैम। कृष्णा लिख रहे हो, कृष्णा तुम बोलते नहीं हो। रिया विजय, रिया नाथानी लिख रहे हो। यस। चलो फिर मैं आगे बढ़ू, अगर लिख लिया तो बता देना मेरे को। 2 मिनट मैम। चलो आगे बढ़े। यस। देखो एक और टॉपिक हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करने के लिए लेना पड़ेगा। वो अपना टॉपिक है अपना, देखो हाउ टू determine number of machines, how to determine number of machines required to achieve a particular level of demand। आपको नंबर ऑफ मशीन्स निकालनी है, डिमांड आई हुई है, कुछ डिमांड आई हुई है, चाहे 1 लाख है 10,000 है, कुछ भी डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपके फैक्ट्री में कितनी यूनिट मशीन्स होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास में डिमांड है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स को फुलफिल करने की डिमांड है। ठीक है, और अब एक लिखते हैं कि हमारे पास जो मशीन है, पर मशीन की जो कैपेसिटी है वो हमारी है 200 यूनिट्स। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस पर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए। तो देखो एक मशीन 200 यूनिट बना सकती है, तो 2 मशीन कितनी बनाएगी, एक मशीन 200 बना सकती है, तो 2 मशीन कितनी बनाएगी, 400 बना सकती है। 3 मशीन कितनी बना सकती है, 600, और 4 कितनी बना लेगी, 800, और 5 कितनी बना लेगी, 1000। तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए आपके पास में कितनी मशीन होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन्स निकालने के लिए फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं कि आप क्या करो, नंबर ऑफ मशीन्स के लिए आप क्या करो, अपना फॉर्मूला बनाने के लिए आप लिखो कि आपके पास में जो भी टोटल डिमांड होगी, है ना, उसको आप डिवाइड कर दोगे आपकी जो कैपेसिटी पर मशीन से, कैपेसिटी पर मशीन से। तो आपके जैसे टोटल डिमांड थी यहाँ पे 1000 यूनिट्स बनानी है,
हर मशीन की आपके पास में 200 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 5। तो ये क्या निकल के आया आपका 5 मशीन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मशीन्स निकालने के लिए टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ पर मशीन, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास में व्हाट इफ डिमांड मान लो 700 यूनिट्स की आई है, तो बताओ आपके पास में नंबर ऑफ मशीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, बताओ बताओ जरा, फॉर्मूला ये वाला यूज करो। अब की बार डिमांड आपके पास में 700 यूनिट्स की है और मशीन आपके पास में यही कैपेसिटी वाली है, तो आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूला में लिखोगे कि भाई जो आपकी टोटल डिमांड थी और डिवाइडेड बाय आपकी जो कैपेसिटी है, तो 700 डिवाइडेड बाय 200 तो कितनी हो गई 2.5। आप एक बात बताओ, 3.5 मशीन खरीदोगे क्या कभी, तो कितनी खरीदोगे? अगर आपका आंसर 3.5 आ जाए तो आपको कितनी मशीन खरीदनी चाहिए? 4 खरीदनी चाहिए। 3.5 मशीन तो कुछ नहीं होता ना, यानी कि 3 मशीन तो चाहिए चाहिए, और 0.5 का मतलब है कि थोड़ा ऊपर और चाहिए, तभी हम अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो 3.5 मशीन नाम की तो कोई चीज नहीं होती है, दैट कैन नॉट बी इन पार्ट्स। तो आप बोलोगे कि हमें 4 मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो आपने फॉर्मूला ये वाला लिख लिया, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी पर मशीन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा, लिख लिया ना आप लोगों ने? 1 मिनट मैम बस। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए प्लीज। देखो, एक क्वेश्चन बना रही हूं मैं कि अ मशीन कैन वर्क 8 hours शिफ्ट, ठीक है। और आपके पास में है मान लो एंड लिख लो 250 डेज। 250 डेज का मतलब फिर आप साल से समझेंगे कि 365 में से आपके पास में 250 डेज वर्किंग डेज है अ ईयर, ठीक है। एंड हैज फॉलोइंग डाटा, आपके पास में फॉलोइंग डाटा है, डाटा ऑफ डिमांड। तो डिमांड भी आपके पास में एनुअल डिमांड दे रहे हैं हम आपको, एनुअल डिमांड एंड टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब एक लाइन खींचते हैं। आपके पास में प्रोडक्ट है या डिमांड जिसको बोलते हैं, 3 प्रोडक्ट्स की डिमांड है, एबीसी नाम है उनके, ठीक है। और उसकी एनुअल डिमांड हम आपको देते हैं, एनुअल डिमांड मान लो यहाँ पे है 500, यहाँ पे है 700 और यहाँ पे है आपके पास में 1000, ठीक है। अब इन यूनिट्स को बनाने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड, आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है टू मेक पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लगेंगे 4 घंटे, ठीक है। यहाँ लगेंगे 6 घंटे और यहाँ लगेंगे मान लो 3 घंटे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल डिमांड। मतलब डिमांड को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल डिमांड कितनी मशीनें चाहिए। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो अलग टर्म्स में थी कि भैया डिमांड इतनी है और कैपेसिटी मशीन की इतनी है। इस बार हम बोल रहे हैं कि डिमांड हमारे पास में 3 प्रोडक्ट्स की है और उन हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना 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 आपके पास में वक्त लगेगा। तो बताओ कि आपको कितनी मशीन्स चाहिए। तो ठीक है, पहले हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप लिखना टोटल, क्योंकि टाइम में चला गया इस बार आपका क्वेश्चन, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क, ठीक है। और नीचे वही सेम कैपेसिटी पर मशीन, एक मशीन की कैपेसिटी। तो पहले तो क्या था, आपको ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ था, पहले आपके पास ऊपर लिखा हुआ था टोटल डिमांड। इस बार टोटल डिमांड जो है उसको, डिमांड को तो फुलफिल करना है लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन अब टाइम में कन्वर्ट हो गई, तो आपका फॉर्मूला जो है वो भी टाइम में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर जो है टाइम में और डिनोमिनेटर तो वही है, कैपेसिटी पर मशीन, ठीक है। तो अब आप क्या करें, तो ऐसे केस के लिए हमको क्या करना चाहिए कि आप यहाँ पे, मैं आपको सॉल्यूशन, समझो कि मैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करा रही हूँ, टेबल मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, तो मैं ये टेबल को यहीं से स्टार्ट करी, तो सॉल्यूशन ऐसे कर रही हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है हम उसको लिख लेते हैं पर यूनिट का। मतलब एक मशीन अगर सॉरी एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो 500 यूनिट्स बनानी है तो कितने घंटे लगेंगे बताओ। अगर एक यूनिट बी के एक यूनिट को बनाने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं तो 700 यूनिट बनाने के लिए कितने लगेंगे। और सी के एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटा लगता है तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितने लगेंगे 3000। यहाँ तक कोई इश्यू है क्या। और टोटल जो आपका टाइम कितना लग गया बताओ, टोटल टाइम कितना लग गया आपको ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंप्लीट 9200 घंटे लग गए। या आवर्स में इंफॉर्मेशन आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, इजी है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो कैपेसिटी ऑफ मशीन है ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये ऊपर वाला तो हमने देख लिया कि भाई टोटल जो है इन तीनों को पूरा करने के लिए 9200 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में कैपेसिटी पर मशीन है वो निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। आपके पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है मशीन के हिसाब से कि एक मशीन कैन वर्क 8 आवर्स एक दिन का और 250 पूरे साल में काम करेगी। तो इसका मतलब आप बताओ कि आपके पास में कितना टाइम अवेलेबल हो गया मशीन के हिसाब से। तो आप देखो आपकी जो कैपेसिटी पर मशीन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे आएगी कि 250 डेज आप रन करोगे मशीन को और एक दिन में 8 घंटा रन करोगे, 250 दिन टोटल और रोज का 8 घंटा, तो टोटल कितना घंटा काम करेगा मशीन बताओ। मशीन टोटल कितने घंटे काम करेगी पूरे साल 2000। तो ये जो मशीन है ये आपकी मशीन की कैपेसिटी निकल के आई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मशीन काम कर सकती है 2000 घंटे और आपको सामान को बनाने में लगेगा 9200 घंटे। तो आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, न्यूमरेटर में आ गया 9200 घंटे और कैपेसिटी आपने निकाल ली मशीन की 2000 घंटे। तो बताओ ये नंबर ऑफ मशीन कितनी निकल के आएगी। डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 9200 डिवाइडेड बाय आपका 2000 कितना आया 4.6। तो नंबर ऑफ मशीन कितनी हो गई 4.6। तो 4.6 मशीन थोड़ी खरीद के लाओगे बाजार से, 4.6 की जगह आप क्या लिखोगे और 5 मशीन, आप 5 मशीन खरीद के लेके आओगे। समझ में आ गया। Was it simple or not? Yes. This question was simple. Okay. सभी बच्चों को सिंपल लगा ना। If time gets over तो tell me, क्योंकि मुझे मेरे पास घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं है और जो है वो बहुत आगे पीछे चल रही है। ठीक है, तो आप इसकी वजह से अब आप नाउ यू आर वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया टेक ए स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू वांट टू टेक। नाउ गो टू द अनदर स्लाइड। यहाँ पे देखो आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो आपका होमवर्क हो गया, बिकॉज इट इज सेम टू सेम जो मैंने अभी करा है वो आपका हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका होमवर्क हो गया। सॉरी इलस्ट्रेशन 1 नहीं लिखा है उसने 5 लिखा है और ये आपका पेज 19 पर है। ये आपका होमवर्क हो गया जो मैंने अभी करा दिया ऐसा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 6 मैंने आपको करा दिया, वो भी पेज 19 पर ही है, मैंने आपको करा दिया है तो आप उसको कर पाओगे। फिर एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 टाइम है क्या अपने पास में 5 मिनट है। 5 मिनट है क्या, तब तो हो जाएगा। इफ वी हैव 5 मिनट्स तो वी कैन डू। आप होमवर्क है ना वो देख लेना, आपको एक ही होमवर्क दिया है मैंने अभी तक। ठीक है, आप उसको कर लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। पहले तो उसका टॉपिक ही लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक टॉपिक और ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक ही हो जाएगा 5 मिनट का ही है। देखो हाउ टू आइडेंटिफाई bottleneck work center, how to find या how to identify bottleneck work center। ठीक है, तो मतलब bottleneck work center हमको कैसे निकालना है। तो bottleneck का पहले मतलब जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको ना कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ से रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। तो रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया मान लो 1000 यूनिट्स का। ठीक है, ठीक है, अब वो एक मशीन है या एक वर्क स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल एक वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन का नाम है वर्क स्टेशन ए। और जब वो यहाँ से इंसर्ट करते हो अपना रॉ मटेरियल तो कुछ ना कुछ आपका स्क्रैप हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा, तो आप इसमें से 800 यूनिट्स बन के निकल जाएंगे। जैसे आपने मशीन या वर्क सेंटर ए में डाला, इस ए में से आपने 1000 डालने पर 800 बन के निकलेगी। फिर अभी पूरा नहीं निकला है, अभी फिनिश कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ सेमी प्रोसेस्ड ही है। फिर इसको दूसरे वर्क स्टेशन बी में से गुजरना पड़ता है।
जब यहाँ से 800 बी में गई तो वो 700 निकाल के देगी आपको, ठीक है। अगर ये आपने बी मान लो सी में गया, अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग चल रही है, वर्क इन प्रोसेस है, तो बी में से जो 700 यूनिट गई, तो ये देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे इसे समझो कि यहाँ पे 1200 यूनिट्स लिखा मैंने, अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ। फिर ये मान लो तीसरा के बाद में चौथा एक और वर्क स्टेशन है, 1000 यूनिट्स, ऐसे समझो। फिर ये फाइनली बनके निकलता है, फिनिश गुड्स बोल दो इसको, ये एक्चुअल आउटपुट बोल दो इसको। एक्चुअल आउटपुट आपका जो है मान लो 600 यूनिट्स। अब इसमें क्या मतलब है, कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है आपको? तो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, तो इसे समझते हैं कि आपको बॉटल नेक का मतलब समझाना है अभी पहले, कि बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, कि ये आपके 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या 4 अलग अलग मशीन है, और ये समझ लो कि ये मशीन 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 800। अगर ये 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 700, ये 800 ये 700। सी अगर 1200 यूनिट्स बना के देती है तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 1200, ठीक है, और ये 1000। अब ये ऐसे समझ लो कि अभी वापस से समझ लो इसको कि ये रोकते कि 1000 यूनिट्स अभी यहाँ से छोड़ो, ये इनकी जो है ये इनकी कैपेसिटीज है चारों की, ए की, बी की, सी की और डी की। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 1000 यूनिट्स डालूंगी तो ये 1000 यूनिट में यहाँ पे डालूंगी तो ये 800 बना के देगा, राइट, बना देगा। फिर मैं 800 को यहाँ बी में डालूंगी तो ये 700 यूनिट बना के देगा, बना देगा। अगर मैं 700 को यहाँ सी में डालूंगी तो 1200 बना के दे सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। अगर मैंने यहाँ से 700 यूनिट ही डाला बी से सी में तो 1200 कैसे बन जाएगा? जब मैंने 700 ही डाला है तो 1200 कहां से बन जाएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अपना बी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ 1200 की इसकी कैपेसिटी तो है बट वो 1200 प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से 700 ही आ रहा है, तो यहाँ से तुम 1200 कैसे बना लोगे? तो ये जो अपना वर्क सेंटर है यही अपना क्या है, ये जो वर्क सेंटर है यही क्या है अपना बॉटल नेक वर्क सेंटर है। ये क्या अपना बॉटल नेक वर्क सेंटर है, मतलब इसकी कैपेसिटी अगर पीछे से कम है तो आप, अब एक पहले भी मैंने कभी आपको समझाया, जैसे एक बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, दिस कैन बी अ बॉटल, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो लेकिन आप कितना ही चौड़ी बोतल हो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी गर्दन जो है बॉटल की वो नैरो है। तो अगर यहाँ पे मान लो यहाँ से अगर देखा जाए तो 50 ml एक साथ में पानी, मतलब पानी है तो गिर सकता है, लेकिन यहाँ की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होकर मान लो 10 ml है। तो 50 ml का पानी, अगर ये बॉटल इतनी ही चौड़ी होती जितनी की वो नीचे से है, जैसे कि एक मग होता है, तो अगर 50 ml है यहाँ से तो 50 ml पानी एक साथ गिर जाएगा। लेकिन अगर बॉटल नेक का मतलब है कि बॉटल की जो नेक होती है वो क्या होती है, नैरो होती है, तो आप कितना ही पानी का कैपेसिटी यहाँ पे फ्लो कराना चाहें वो 10 ml से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और इसी की वजह से ये जो बॉटल की नेक की वजह से हमने कहा कि वो क्या करती है, एक ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है या एक ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक रुकावट पैदा करती है कि जितना फ्लो होना चाहिए पीछे से वो यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है। चाहे अब इस एक बोतल से आपको दूसरी बोतल में पानी भरना और उसकी चाहे वापस से 50 ml की कैपेसिटी हो, लेकिन रुकावट तो यही आ गई ना, तो दैट इज क्या है आपका बॉटल नेक। और फिर एक बात बताओ, इसकी वजह से क्या समझ में आया हमें? अब आप चाहे यहाँ पे आगे कितनी भी हाई कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर दो, कितनी भी हाई कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर दो, आपका 700 से ज्यादा अभी प्रोडक्शन होने की नहीं है, ठीक है। तो जहां पे सबसे मिनिमम हो गया, यानी कि सबसे मिनिमम अगर देखो ABCD में सबसे मिनिमम कैपेसिटी कहां पर है, बी पर है ना। तो अगर आपको पूछे विच इज द बॉटल नेक, तो जहां सबसे मिनिमम आपको क्या दिखे, आउटपुट प्रोडक्शन यूटिलिटी दिखे, कैपेसिटी दिखे, वो आपका बॉटल नेक, तो देख के आपको बताना पड़ेगा। तो आपके जहां पे सबसे मिनिमम या सबसे ज्यादा लिमिटेड आपकी कैपेसिटी हो उसको आप क्या कहेंगे, बॉटल नेक कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। ठीक है मैम। हाँ जी मैम तो फिर जो 700 के बाद मतलब 1200 है तो वो नहीं काउंट करेंगे? फिर क्या होगा, देखो एक्चुअली तो आपने 600 बनाया, इसका मतलब आपने 700 डाला, सी और डी में भी गुजरा 700 और 700 ही गुजरा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्क्रैप हुआ होगा, थोड़ा सा घुसावट हुई होगी और फाइनली वो 600 ही दे पाया। समझ में आया? तो अब आप 700 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 700 एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ना कुछ सी और डी में कुछ ना कुछ उसको रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ हुआ होगा और वो फिनिश होते होते वो 600 तक ही रह पाया। तो आप देखो कि 700 रह सकता था लेकिन 600, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 700 से 800 बना लो, 900 बना लो, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन है, आपका मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि पेज नंबर 20 पर है। वो क्वेश्चन जो है उसमें उसने यही बोला है कि A, B, C और D
इसका 380 दे दिया, उसने 360 दे दिया, यहाँ पर 340 दे दिया, यहाँ पे 400 दे दिया, और जो रॉ मटेरियल इंसर्ट किया इसने यहाँ पर, और फाइनली वो यहाँ पे 300 यूनिट ही बना पा रहा है। मैं आपसे अगर सीधा सा पूछूं कि बॉटलनेक वर्क सेंटर क्या है, तो आप बता पाओगे क्या? सबसे मिनिमम कैपेसिटी कहाँ पर है बता? हाँ जी, ABCD, हाँ ABCD, तो सबसे मिनिमम कौन है इन चारों में? तो C is our bottleneck work center. C is our bottleneck work center. समझ में आ गया? यस मैम। This is bottleneck. क्लास हो गई? मैम आ गई क्या? पहले मुझे बता दो आप, अगर मैम आ जाए तो बता देना। मैम आ जाए तो बता। आ गए। ठीक है, एक और थोड़ा सा 2 मिनट मैम। एक होता है सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम कितना यूनिट, सिस्टम कैपेसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बताओ आप, यहाँ 380 है, 360 है, 340 है और 400, बताओ आप मैक्सिमम अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आके देखो, यहाँ हम सोचे थे 380 मैक्सिमम होगा, लेकिन वो थोड़ा सा रिड्यूस होकर 360 रह गया, तो हमने सोचा चलो 360 तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, यहाँ पे आके 340 रह गया। फिर हमने सोचा 340 हमारा मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, ये 400 है, लेकिन हमारा मैक्सिमम एक्चुअल में तो हमने तो कितना प्रोड्यूस किया? एक्चुअल में हमने 300 प्रोड्यूस किया, लेकिन अगर हमको कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए एज ए होल, पूरे सिस्टम में, ये हमारा पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? 340। 340 बताओ। एक्चुअली तो आपने 300 किया, लेकिन इन चारों को देखते हुए अगर आपको जवाब देना पड़े पूरे सिस्टम में, तो मैक्सिमम कितना होता है? वही जो बॉटलनेक सेंटर प्रोड्यूस करके देगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बॉटलनेक सेंटर का जो यूनिट्स होगा 340 है, तो वही आपका क्या होगा? मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, ठीक है जी। और लास्ट अपना होगा एक सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्चुअल आउटपुट आपने कितना प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी, तो एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया आपने? एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया आपने? 300। तो आप लिखोगे कि मैं 300 तो मैंने प्रोड्यूस किया, और सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो गई? सिस्टम की कैपेसिटी आपका बॉटलनेक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 340 into 100, ठीक है। इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 88 पॉइंट समथिंग, तो 88.23% आपका क्या आ गया? सिस्टम की एफिशिएंसी। इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, चाहे कितनी ये बढ़िया बढ़िया मशीनें लगा लो, इससे ज्यादा नहीं दे पाओगे। रीजन एक ही है, अगर बॉटलनेक नहीं आता तो एफिशिएंसी ज्यादा होती, बीच में बॉटलनेक आ गया, इस बॉटलनेक ने आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 हो गया। क्लास ओवर कर रही हूँ मैं।